हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्टेप्स पर। आज हम छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती का गणित का जो तीसरा यूनिट होता है ना? गणित सीखना एवं आकलन जो तीसरा यूनिट है, इसके अंतर्गत जो भी टॉपिक हैं, प्राचीन भारतीय गणितीय पद्धति द्वारा सीखना, कक्षा में रचनावाद आधारित आकलन, अवधारणा एवं प्रक्रियात्मक ज्ञान, इस पूरे टॉपिक को फुल कॉन्सेप्ट पूरा आज देखने वाले हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से जो वेरी आईएमपी है ना 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि एमसीक्यू भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या देखेंगे, फुल थ्योरी देखेंगे, उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी देखेंगे। तो आप वीडियो में बिना स्किप किए बने रहिए ताकि आपको इस टॉपिक का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और एमसीक्यू भी आप कर सकें ताकि एग्जाम में आप अपने नंबर पक्का कर सकें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो है प्राचीन भारतीय गणितीय पद्धति द्वारा सीखना, कक्षा में रचनावाद आधारित देखिए, कक्षा में रचनावाद आधारित आकलन, अवधारणा एवं प्रक्रियात्मक ज्ञान। ठीक है? देखिए भाग 1 में प्राचीन भारतीय गणितीय पद्धति द्वारा गणित सीखना। तो इसमें क्या कहा गया है? देखिए, प्राचीन भारतीय गणित की प्रमुख विशेषताएँ। क्या-क्या विशेषताएँ हैं? प्राचीन भारत में गणित का विकास केवल सैद्धांतिक विकास के रूप में नहीं हुआ, बल्कि इसे दैनिक जीवन, व्यापार, कृषि, वास्तुकला, खगोल विज्ञान, ज्योतिष तथा यज्ञ विधि से जोड़ा गया था। ठीक है? सारी चीज़ें इसमें क्या हुई थी? गणित में जुड़ी हुई थी। ठीक है? प्राचीन भारतीय गणितीय परंपरा की प्रमुख विशेषताएँ देखते हैं। देखिए, सबसे पहला क्या दिया हुआ है? अनुभव एवं अभ्यास पर बल। दूसरा क्या है? तर्क एवं चिंतन का प्रयोग। अगला है सूत्रों एवं नियमों का प्रयोग, मौखिक गणना की परंपरा, गणित को दैनिक जीवन से जोड़ना, मानसिक गणना को प्रोत्साहन, समस्या समाधान पर बल, पैटर्न एवं संबंधों की पहचान, सरल से जटिल की ओर सीखना। ये जितना भी है, ये हमारे क्या हैं? ये प्रमुख विशेषताएँ हैं भारतीय गणितीय परंपरा की। इसमें जितना भी दिया हुआ है, ये अभी जो एनईपी 2020 में है, इन्हीं सबको क्या किया है? समाहित किया गया है। ठीक है? अनुभव एवं अभ्यास, ये सब एक्सपीरियंशियल लर्निंग, लॉजिक, थिंकिंग, सूत्रों का नियम, मौखिक गणना की परंपरा, ये सारा चीज़ क्या है? एनईपी 2020 में अभी दिया हुआ है। तो यही क्या है? हमारे प्राचीन भारतीय गणितीय परंपरा की क्या है? प्रमुख विशेषताएँ हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है सरल से जटिल की ओर सीखना, गणितीय तर्क एवं प्रमाण का विकास। ठीक है? सारी चीज़ हम जो मैथ्स पेडोलॉजी में पढ़ते हैं, वो सारा चीज़ हमारी गणितीय विशेषताओं में शामिल है। देखिए, दूसरा पॉइंट है प्राचीन भारतीय गणितीय ग्रंथ एवं उनका महत्व का सुलभ सूत्र। सुलभ सूत्रों में मुख्य रूप से यज्ञ वेदियों के निर्माण से संबंधित ज्यामितीय ज्ञान मिलता है। इनमें रेखा एवं कोण, देखिए इसको, रेखा एवं कोण, क्षेत्रफल वर्ग एवं आयत, समकोण, त्रिभुज, वर्ग के निर्माण तथा क्षेत्रफल रूपांतरण जैसे ज्यामितीय विचार मिलते हैं। सबसे पहला यज्ञ विधि है और रेखा, कोण, क्षेत्रफल, वर्ग, ये ध्यान रखना क्योंकि सुलभ सूत्र से संबंधित इन्हीं टॉपिक के आधार पे सवाल पूछता है। ठीक है? परीक्षा तथ्य, सुलभ सूत्रों का संबंध मुख्यतः ज्यामिति एवं यज्ञ विधियों से है। यहाँ पे दिया भी हुआ है तथ्य। तो ये जो परीक्षा के लिए जो तथ्य दिए हुए हैं, इन्हीं से अक्सर सवाल बन सकते हैं। ठीक है? जो अक्सर पूछा जाता है। बौधायन क्या कहता है? बौधायन जो है, सुलभ सूत्र के प्रमुख रचनाकारों में माने जाते हैं। उनके सुलभ सूत्र में समकोण त्रिभुज से संबंधित महत्वपूर्ण ज्यामितीय नियम मिलता है, जिसे आधुनिक रूप में पाइथागोरस प्रमेय यानी कि बौधायन, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से जोड़ा जाता है। इसके लिए परीक्षा तथ्य क्या है? बौधायन का संबंध सुलभ सूत्र और सुलभ सूत्र का संबंध ज्यामिति से। ठीक है? समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। आर्यभट्ट प्रमुख ग्रंथ क्या माना जाता है? आर्यभट्ट। इससे पहले जो वीडियो हमने बनाया था, है ना, प्राचीन भारतीय गणितज्ञ और उनका योगदान, उसमें भी ये शामिल था और इसमें भी है। ठीक है? तो आर्यभट्ट का योगदान क्या है? आर्यभट्ट का योगदान है गणित एवं खगोल विज्ञान पाई के सन्निकट मान, त्रिकोणमितीय साइन संबंधी विचार तथा स्थान मूल्य आधारित गणना की परंपरा को आगे बढ़ाना। ठीक है? इसके लिए परीक्षा तथ्य क्या है? आर्यभट्ट, आर्यभट्टीय ग्रंथ की इन्होंने रचना की थी। चलिए देखते हैं ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त का क्या है? इनका प्रमुख ग्रंथ होता है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। विशेष योगदान क्या है? शून्य के साथ गणना के नियम, ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्याएं, बीजगणित, द्विघात समीकरण और खगोलीय गणना। ठीक है? ध्यान रहेंगे, शून्य के साथ गणना के नियम, ये
धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएँ, बीजगणित, द्विघात समीकरण, खगोलीय। अब ये 4-5 जो इसके पॉइंट हैं, इन्हीं में से जैसे पूछ दिया कि द्विघात समीकरण किससे संबंधित है, तो ब्रह्मगुप्त आपको याद आना चाहिए। खगोलीय गणना किससे संबंधित, तो ब्रह्मगुप्त। बीजगणित, धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं, शून्य के साथ जो नियम है वो किसने दिया, तो ब्रह्मगुप्त ने दिया। ये सारी इसी के अंतर्गत 4-5 सवाल यहीं से बन सकते हैं। तो परीक्षा तथ्य के लिए यहाँ पे है ब्रह्मगुप्त शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं के गणितीय नियम। ठीक है, चलिए आगे भास्कराचार्य को समझते हैं। भास्कराचार्य, छठवां पॉइंट है हमारा, इनके प्रमुख ग्रंथ हैं लीलावती, बीजगणित, सिद्धांत शिरोमणि। भास्कराचार्य ने गणित को उदाहरणों एवं समस्याओं के माध्यम से प्रस्तुत किया। इनका परीक्षा तथ्य क्या है, लीलावती, भास्कराचार्य। इसको इस तरीके से भी पूछ सकता है कि भास्कराचार्य का संबंध किससे है, या लीलावती की रचना किसने की, तो आप भास्कराचार्य बता सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है सातवां, प्राचीन भारतीय पद्धति से गणित सीखने की प्रक्रिया। प्राचीन भारतीय परंपरा में सीखने की प्रक्रिया को इस प्रकार से समझा जा सकता है। ये ठीक है, ये हमारा क्या है, ये चरण है। श्रवण, श्रवण यानी कि लिसनिंग, फिर मनन, चिंतन करना, थिंकिंग, उसके बाद है अभ्यास, अभ्यास के बाद प्रयोग करना है। ठीक है, प्रयोग करने के बाद समस्या समाधान। प्रयोग मतलब एप्लीकेशन आ जाएगा उसमें, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगा। पहले सुनना है, फिर सोचना है, फिर उसके लिए अभ्यास करना है, अभ्यास करने के बाद उसका एप्लीकेशन यानी कि प्रयोग, अनुप्रयोग, उसके बाद लास्ट में क्या करना है, समस्या समाधान। तो ये जो है प्राचीन भारतीय परंपरा में सीखने की प्रक्रिया को इसी से आप समझ सकते हैं। पहला क्या गया है, श्रवण, शिक्षक या गुरु से ज्ञान ग्रहण करना। दूसरा मनन, मनन यानी कि सीखी हुई बात पर विचार करना तथा उसके पीछे के तर्क को समझना। जो भी आप बात सीखे हैं उसको आप ध्यान से सोचेंगे कि आपने क्या सीखा है और सीखने के पीछे तर्क क्या है, आप क्यों सीखे उसको भी आपको सोचना है। तीसरा अभ्यास, बार बार प्रश्नों एवं उदाहरणों का अभ्यास करना। जो भी प्रश्न है, जो भी उदाहरण है, उनका क्या करना चाहिए, हमें बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए। चौथा प्रयोग, एप्लीकेशन, सीखे हुए गणितीय ज्ञान को, जो भी आपने सीखा है उसका वास्तविक जीवन में क्या करना है, लागू करना है, यानी कि उपयोग करके देखना है। पांचवा क्या है, समस्या समाधान यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, तर्क एवं गणितीय ज्ञान का उपयोग करके, जो भी आपने सीखा है, तर्क सीखा है या गणितीय ज्ञान सीखा है, उसका उपयोग करके आपके जीवन में जो भी नई समस्याएं आती हैं उनका क्या ढूंढना है, सॉल्यूशन ढूंढना है। चलिए आठवां पॉइंट को समझते हैं। आठवां पॉइंट में देखिए, प्राचीन भारतीय गणितीय पद्धति की शिक्षण में क्या-क्या उपयोगिता है। ये शिक्षण की पद्धति में क्या-क्या उपयोगिता है देखते हैं। आधुनिक कक्षा में प्राचीन भारतीय गणितीय तरीकों का प्रयोग करके मानसिक गणना विकसित की जा सकती है। हम पुराने तरीकों का उपयोग करके अभी भी मानसिक जो गणना करने, कैलकुलेशन की स्पीड है मानसिक रूप से मौखिक, उसको क्या कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। गणित के प्रति रुचि बढ़ा सकते हैं, तर्क शक्ति विकसित की जा सकती है, गणना में गति बढ़ाई जा सकती है, कैलकुलेशन में। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, गणित को जीवन से जोड़ा जा सकता है, पैटर्न पहचानने की क्षमता विकसित की जा सकती है तथा समस्या समाधान कौशल विकसित किया जा सकता है। यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग को, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग को क्या कर सकते हैं हम, आसानी से सीख सकते हैं कि कैसे जीवन के जो समस्या हैं उनको हमको सामना करना है, गणितीय शिक्षण, जो प्राचीन गणितीय शिक्षण पद्धति है उसका उपयोग करके। चलिए आगे देखते हैं। भाग 2 यानी कि भाग 2 में क्या है, कक्षा में रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, रचनावाद क्या होता है यहाँ से समझते हैं। रचनावाद एक ऐसी अधिगम अवधारणा है जिसके अनुसार विद्यार्थी अपने पूर्व ज्ञान, अनुभव, चिंतन एवं गतिविधियों के आधार पर स्वयं नए ज्ञान का निर्माण करता है। जो भी वो सीखा है, पूर्व ज्ञान उसके अंदर जो भी है, उसी का उपयोग करके नए ज्ञान का निर्माण करता है, नई चीज़ों को सीखता है। पहले से घर परिवार में जो भी उसने सीखा है, उसके आधार पे जब स्कूल में आता है, तो शिक्षक के माध्यम से फिर वो क्या करता है, नई ज्ञान को सीखने की कोशिश करता है, सीखता है खुद से। अर्थात विद्यार्थी केवल शिक्षक से ज्ञान प्राप्त करने वाला निष्क्रिय व्यक्ति नहीं है, वह स्वयं भी क्या करता है, नए-नए क्रिएटिव कार्य करने लगता है। ठीक है, बल्कि वह ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भागीदार है। अगला क्या है देखिए, रचनावादी कक्षा की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, रचनावादी कक्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या-क्या है देखिए, किस कक्षा को हम रचनावादी मानेंगे, है ना? तो पहला है विद्यार्थी सक्रिय रहता है, पूर्व ज्ञान का उपयोग किया जाता है, विद्यार्थी को सक्रिय रहना ज़रूरी है, पहला जो भी सीखा है, उसका क्या करेगा, उपयोग करेगा। गतिविधि आधारित अधिगम होता है, मतलब जो भी
शिक्षण कार्य हो रहा है उसमें एक्टिविटी का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चे अच्छे से क्या कर सकें, लर्निंग कर सकें, अधिगम हो सके उनका। प्रश्न पूछने की प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित किया जाता है। बच्चों को हमको क्या करना है, प्रश्न पूछने के लिए बार-बार प्रोत्साहित करना है, ताकि उनके अंदर क्यूरियोसिटी है ना? वो क्या कर सकें, हम उसको बढ़ा सकें, ठीक है? चर्चा एवं सहयोगात्मक अधिगम होता है। डिस्कशन होना चाहिए, बच्चों का, शिक्षक का आपस में सबका एक-दूसरे के लिए क्या होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए। शिक्षक की भूमिका, देखिए बार-बार एनईपी 2020 में भी यह कहा गया है, शिक्षक की भूमिका सुविधादाता की होती है, यानी कि क्या होती है, फैसिलिटेटर की होती है। विद्यार्थी जो है समस्या का स्वयं समाधान खोजने की प्रयास कर खुद बच्चा समस्या का समाधान खोजने का प्रयास करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्वयं सीखता है। और क्या बोला है, एक ही समस्या के विभिन्न समाधान स्वीकार किए जा सकते हैं। अगर एक ही प्रॉब्लम है, तो एक ही प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन तो नहीं हो सकता, उसके अनेक प्रकार से अलग-अलग सॉल्यूशन बच्चा क्या करेगा, खोजेगा और उसको एक्सेप्ट भी करना है। आगे कहा गया है, गलतियों को सीखने के अवसर में, देखिए बच्चा जितना ज़्यादा गलती करता है, हमको ये मानकर चलना है कि बच्चा क्या कर रहा है, गलती करके सीख रहा है, क्योंकि गलती करके ही सीखा जाता है। वास्तविक जीवन की समस्याओं को सीखने से जोड़ा जाता है। वास्तविक जीवन में जो भी समस्याएँ बच्चा फेस करेगा, समझिए कि नई-नई चीज़ें क्या कर रहा है, वो सीख रहा है। उसके बाद क्या है, गणित की कक्षा में रचनावाद का उदाहरण। तो ये गणित की कक्षा जो लगेगी, उसमें ये जो रचनावाद के क्या-क्या उदाहरण हो सकते हैं, उसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए शिक्षक पूछता है, यदि 1/2 और 2/4 दोनों क्या हैं? दोनों क्या हैं? आपस में भिन्न हैं। ये 1/2 भी और 2/4 भी, दोनों क्या हैं? आपस में भिन्न हैं। तो क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? शिक्षक सीधे उत्तर बताने की बजाय विद्यार्थियों को पूछता है, चित्र बनाइए, कागज से मोड़िए, वस्तुओं को समान भाग में बाँटिए, समूह में चर्चा करिए। इस तरीके से बच्चों को एक ग्रुप एक्टिविटी दे देता है। क्या करते हैं? ग्रुप एक्टिविटी दे देता है, ताकि बच्चा क्या करता है, इन सारे एक्टिविटी के माध्यम से इसको सुलझाने का कोशिश करता है, जो सर ने क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है। तो विद्यार्थी स्वयं क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालने लगते हैं कि हाँ, ये दोनों क्या हैं, आपस में बराबर हैं। तो यहीं से रचनावादी अधिगम का क्या होता है, उत्कृष्ट उदाहरण है। बच्चों के अंदर रचनावादी का गुण जो है, यहीं से क्या होगा, पैदा होगा। पॉइंट 4 में रचनावाद में शिक्षक की क्या-क्या भूमिका हो सकती है, उसको देखते हैं। रचनावादी कक्षा में शिक्षक ज्ञान का एकमात्र स्रोत नहीं होता, वह विद्यार्थियों को दिशा देता है, प्रश्न पूछकर सोचने के लिए प्रेरित करता है ना? और क्या करता है, गतिविधियों का आयोजन करता है, विद्यार्थियों की गलत धारणाओं को पहचानता है कि बच्चा कुछ गलत तो धारणा नहीं बना रहा है, कुछ गलत तरीके से तो नहीं सीख रहा है, उसकी सीखने की दिशा गलत दिशा में तो नहीं है, तो सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। यानी कि शिक्षक पूर्ण रूप से एक सुविधा प्रदाता की तरह और गाइड की तरह क्या करता है, कार्य करता है, ठीक है? यानी कि यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण क्या है, रचनावादी शिक्षक जो है फैसिलिटेटर यानी कि मार्गदर्शक की तरह क्या करेगा, कार्य करेगा, बच्चों को पूरी तरीके से मार्गदर्शक का कार्य करेगा। अगला पॉइंट है हमारा भाग 3, रचनावाद आधारित आकलन। रचनावादी आकलन क्या होता है? रचनावादी आकलन में केवल यह नहीं देखा जाता कि विद्यार्थी सही उत्तर दिया या नहीं, बल्कि यह भी देखा जाता है कि विद्यार्थी ने समस्या को कैसे समझा, उसने कौन-सी रणनीति अपनाई, उसने किस प्रकार तर्क दिया, उसकी सोच में क्या परिवर्तन आया और वह अपनी गलती को पहचान पा रहा है या नहीं। तो हम बच्चों का क्या करेंगे? आकलन करेंगे। किस तरीके से आकलन करेंगे, आप समझ गए? कि वो क्या समझा, कैसे समझा, समस्या को सुलझा पा रहे हैं कि नहीं, उसने कौन-सी रणनीति अपनाई समस्या को सुलझाने के लिए, उसके तर्क क्या हैं, ये सारी चीज़ों को हमको आकलन करना है। उसके बाद है रचनावादी आकलन की प्रमुख विशेषताएँ, क्या-क्या विशेषताएँ होनी चाहिए? आकलन जब हम करते हैं तो उसमें विशेषताएँ क्या होना चाहिए? सतत आकलन। पहला क्या है? सतत आकलन। विद्यार्थी की सीखने की प्रक्रिया का हमको क्या करना है? लगातार आकलन करते रहना है। दूसरा क्या है? गतिविधि आधारित आकलन, गतिविधियों एवं कार्यों के माध्यम से सीखने का मूल्यांकन। गतिविधियों एवं कार्यों के माध्यम से सीखने, गतिविधि से या जो भी कार्य कर रहा है वो कितना सीख रहा है, इसका भी हमको मूल्यांकन करना है। प्रक्रिया पर बल, केवल अंतिम उत्तर की बजाय समाधान की प्रक्रिया को महत्व। सिर्फ उत्तर दे दिया उस पर नहीं, वो समाधान किस तरीके से कर रहा है उसके प्रक्रिया को हमको क्या करना है, महत्व देना है। बहुआयामी आकलन, विद्यार्थी के ज्ञान, कौशल
तर्क, समस्या समाधान, इन सभी चीज़ों का हमको एक साथ आकलन करना है, सभी आयामों में, ठीक है? एक ही आयाम को लेकर नहीं चलना है। अगला है आत्म-मूल्यांकन, विद्यार्थी स्वयं अपने कार्य का मूल्यांकन करता है, करेगा ही क्योंकि वो क्या कर रहा है? एक्टिविटी के माध्यम से कर रहा है। सहपाठी आकलन, इसमें क्या बोला है देखिए, एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी के कार्य का मूल्यांकन करता है। करते हैं, बच्चे एक-दूसरे का क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं। पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो में क्या कहा गया है? विद्यार्थी के कार्यों का संग्रह करके उसकी प्रगति का क्या करना है? आकलन करना है। जो भी कार्य बच्चा का किया जा रहा है, जो भी कार्य किया जा रहा है, उसको सबको संग्रह करके उसमें कितना प्रगति हो रहा है, उसका हमको क्या करना है? आकलन करना है। अगला है प्रोजेक्ट कार्य। वास्तविक या समस्या आधारित कार्यों के माध्यम से क्या करना है? मूल्यांकन करना है। समस्या आधारित कार्य मतलब उनको बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कुछ न कुछ ऐसे सवाल देना है जिससे वो उलझ जाएँ, तो उस समस्याओं का वो कैसे सॉल्व कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग किस तरीके से हो रहा है, उसका क्या करना है? मूल्यांकन करना है। अगला है मौखिक प्रश्न, विद्यार्थी के चिंतन एवं तर्क को समझने के लिए क्या करेंगे हम उसको? मौखिक प्रश्न पूछेंगे कि वो सोच कर किस तरीके से जवाब दे पाता है और उस जवाब के पीछे उसका तर्क क्या होता है। अगला है निदानात्मक आकलन, निदानात्मक आकलन, विद्यार्थी की कठिनाइयों एवं गलत धारणाओं को क्या करना है हमको? पहचानना है कि बच्चा कोई गलत धारणा तो नहीं बना लिया है, तो उसके सीखने की दिशा सही दिशा में होनी चाहिए। अगला है रचनावादी आकलन के प्रमुख साधन, क्या-क्या साधन हो सकते हैं इसके? देखिए, सबसे पहला होता है अवलोकन, मौखिक प्रश्न, प्रोजेक्ट, पोर्टफोलियो, कार्यपत्रक, समूह कार्य, प्रस्तुतिकरण, आत्म-मूल्यांकन, सहपाठी मूल्यांकन, गतिविधि आधारित कार्य। इतना चीज़ों से हम रचनावादी आकलन कर सकते हैं, ठीक है? इतना सारा चीज़ बच्चों को दे कर के हम क्या कर सकते हैं? उनका आकलन कर सकते हैं। अवलोकन करेंगे, मौखिक प्रश्न देंगे, प्रोजेक्ट देंगे, पोर्टफोलियो देंगे, कार्यपत्र। समझ में आ गया? चलिए अब भाग 4, भाग 4 में हम अवधारणा ज्ञान यानी कि कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, बच्चों का जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है उसको समझते हैं। किसी गणितीय विचार, नियम, सिद्धांत, देखिए किसी गणितीय विचार, नियम, सिद्धांत या संबंध को समझना और उसके पीछे के कारण को जानना अवधारणा ज्ञान कहलाता है। कोई भी नियम है या विचार है या सिद्धांत है, उसको समझ लिए, लेकिन उसके पीछे का जो एक्चुअल रीज़न है, उसको जब हम समझते हैं तो वही क्या कहलाता है? अवधारणा ज्ञान, यानी कि कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। यह मुख्यतः क्या और क्यों प्रश्नों पर आधारित होता है। क्यों हुआ, कैसे आया, है ना? इस तरीके से। जैसे कि उदाहरण से समझते हैं, विद्यार्थी जानता है कि 2 गुणा 3 बराबर क्या होता है? 6। यदि वह समझता है कि 2 गुणा 3 का अर्थ 3 के 2 समूह या 2 के 3 समूह हैं, तो यह अवधारणा ज्ञान है। समझ में आ गया? विशेषताएँ देखिए, गहरी समझ पर आधारित, क्यों और कैसे समझने में सहायक, अवधारणाओं के बीच संबंध स्थापना, दीर्घकालिक स्मृति तथा नई परिस्थितियों में ज्ञान लागू करने में क्या होता है? सहायक होता है। क्यों और कैसे जब हम बच्चों से पूछते हैं, तो वो उनके अंदर गहरा छाप छोड़ता है और वो गहराई से उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है? भाग 5 में प्रक्रियात्मक ज्ञान यानी कि प्रोसीजरल नॉलेज, जैसे कि क्या होता है? किसी गणितीय प्रश्न को हल करने के लिए आवश्यक विधि क्या है? चरण नियम यानी कि स्टेप, रूल्स, प्रक्रिया, प्रोसेस को जानना और उसका सही प्रयोग करना क्या कहलाता है? प्रक्रियात्मक ज्ञान कहलाता है। यह मुख्यतः कैसे करें प्रश्न पर आधारित होता है। ठीक है? चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं। देखिए, विद्यार्थी 25 गुणा 12 को, ये क्या है हमारा प्रश्न है, 25 गुणा 12 को हल करने के लिए 25 गुणा 10 बराबर कितना ले लिया? 250। उसके बाद क्या ले लिया? 25 गुणा 2 बराबर क्या ले लिया? 50। तो 25 गुणा 10 बराबर 250 और 25 गुणा 2 बराबर 50 करके 250 और 250 और 50 को जोड़ा तो क्या मिल गया? 300। तो यह क्या है? प्रक्रियात्मक ज्ञान है। वो पूरे प्रोसीजर से, पूरे प्रोसेस के थ्रू इसको क्या कर लिया? हल कर लिया है। देखिए भाग 6 में अवधारणा एवं प्रक्रियात्मक ज्ञान में क्या अंतर है, इसको समझते हैं। ठीक है? सबसे पहले देखते हैं अर्थ। तो अवधारणा ज्ञान का अर्थ क्या है? क्या और क्यों की समझ विकसित करता है। प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या करता है? कैसे करना है, इसकी समझ विकसित करता है, कोई भी चीज़ को, है ना? आधार देखते हैं। इसमें क्या होता है? अवधारणा ज्ञान में गहरी समझ विकसित होती है और प्रक्रियात्मक ज्ञान में क्या होता है? प्रक्रिया और विधि, प्रोसीजर उसके अंदर विकसित होती है कि कैसे इसको स्टेप वाइज़ करना है। मुख्य प्रश्न क्यों? अवधारणा ज्ञान का मुख्य प्रश्न क्या होता है? क्यों? लेकिन प्रक्रियात्मक ज्ञान का मुख्य प्रश्न क्या होता है? कैसे? समझ में आ गया? प्रकृति समझ आधारित होती है, लेकिन प्रक्रियात्मक ज्ञान कौशल यानी कि स्किल बेस्ड होता है।
उदाहरण, गूढ़ा का अर्थ समझना, लेकिन गूढ़ा करने की विधि प्रक्रियात्मक ज्ञान के अंदर आ जाएगा। ठीक है? गूढ़ा क्या होता है इसको समझेगा अवधारणा ज्ञान में, लेकिन गूढ़ा कैसे करना है उसको समझेगा प्रक्रियात्मक ज्ञान में। उपयोग, नई परिस्थिति में अधिक उपयोगी है, लेकिन प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है? ज्ञात प्रक्रिया को लागू करने में क्या है? उपयोगी होता है। विकास देखते हैं, तर्क, संबंध एवं अनुभव से। अवधारणा ज्ञान कैसे विकसित होगा? तर्क, संबंध एवं अनुभव से। लेकिन प्रक्रियात्मक ज्ञान कैसे विकसित होगा? अभ्यास एवं दोहराव से। तो प्रक्रियात्मक ज्ञान के लिए हमको अभ्यास एवं दोहराव बार-बार प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होगी। भाग 7 में हम देखेंगे दोनों ज्ञान का संबंध। गणित के प्रभावी अधिगम के लिए केवल अवधारणा ज्ञान या केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर्याप्त नहीं है। इसके लिए क्या होगा देखिए, प्रभावी गणितीय अधिगम किसके बराबर होगा? अवधारणा की समझ प्लस प्रक्रिया का सही प्रयोग प्लस तर्क प्लस समस्या समाधान, ये सब मिलकर आपस में क्या हो जाएंगे? प्रभावी गणितीय अधिगम। यानी कि अवधारणा की समझ भी होनी चाहिए, प्रक्रिया का जो प्रोसेस हम फॉलो करेंगे उसका सही प्रयोग होना चाहिए, एप्लीकेशन होना चाहिए, सही लॉजिक होना चाहिए और समस्या समाधान भी उसमें क्या होना चाहिए? इंक्लूड होगा। तभी हमारा जो गणितीय अधिगम है वो इफेक्टिव यानी कि प्रभावी हो सकता है। उदाहरण, विद्यार्थी को यह पता होना कि क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई पर्याप्त नहीं है, उसे यह भी समझना चाहिए कि क्षेत्रफल की अवधारणा क्या है। जब तक वो क्षेत्रफल क्या होता है ये नहीं समझ पाएगा, तो फिर सूत्र लगाकर क्या ही समझ पाएगा। और अलग-अलग परिस्थितियों में इस सूत्र का प्रयोग क्यों एवं कैसे किया जाता है, इसको भी उसका समझना क्या है? बहुत ज़रूरी है। भाग 8 में छोटा-सा है, संक्षेप में देखते हैं। परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण तथ्य, कॉन्सेप्ट क्या-क्या हैं? जैसे कि शूल्ब सूत्र, ज्यामिति एवं यज्ञ विधियाँ, बौधायन, शूल्ब सूत्र, आर्यभट्ट का आर्यभट्टीय है, ब्रह्मगुप्त ब्रह्म स्फुट सिद्धांत है और भास्कराचार्य की रचना क्या है? लीलावती। रचनावाद क्या है? विद्यार्थी ज्ञान का सक्रिय निर्माण करता है, यही क्या कहलाता है? रचनावाद कहलाता है। ठीक है? 7वां, रचनावादी शिक्षक, फैसिलिटेटर यानी कि सुविधा प्रदाता होता है। रचनावादी कक्षा विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए, हमेशा ध्यान रखिएगा। अवधारणा ज्ञान क्या और क्यों, इसी को क्या कहते हैं? अवधारणा ज्ञान कहते हैं। प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या होता है? कैसे करें, इसको क्या कहते हैं? प्रक्रियात्मक ज्ञान। रचनावादी आकलन क्या होता है? केवल अंतिम उत्तर नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया, सीखने का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है रचनावादी आकलन में। आत्म-मूल्यांकन, विद्यार्थी स्वयं अपने कार्य का क्या करता है? मूल्यांकन करता है, तो इसको कहते हैं आत्म-मूल्यांकन। सहपाठी आकलन, एक सहपाठी दूसरे सहपाठी का यानी कि एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी क्या कर रहा है? मूल्यांकन करता है, उसको सहपाठी आकलन कहते हैं। पोर्टफोलियो, विद्यार्थी के कार्यों, उपलब्धियों का व्यवस्थित संग्रह, जो भी कार्य करता है उसका एक संग्रह होता है, उसी को क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो कहते हैं। अब भाग 9 में परीक्षा की दृष्टि से जो मोस्ट आईएमपी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होने वाले हैं उसको इसमें हम देखते हैं। देखिए प्रश्न पहला क्या कहता है? प्राचीन भारतीय, प्रश्न पहला कहता है प्राचीन भारतीय परंपरा में शूल्ब सूत्र मुख्यतः किससे संबंधित है? तो हमारा ऑप्शन क्या है? देखिए बी, ज्यामितीय एवं यज्ञ विधियों के निर्माण। ठीक है, शूल्ब सूत्र का ज्यामितीय एवं यज्ञ विधियों का निर्माण। प्रश्न 2 देखते हैं, बौधायन का संबंध मुख्यतः किससे माना जाता है? पहला है शूल्ब सूत्र, दूसरा है लीलावती, तीसरा है आर्यभट्ट और चौथा है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। ठीक है, तो हमारे दूसरा का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? शूल्ब सूत्र। बौधायन का संबंध किससे है? शूल्ब सूत्र। प्रश्न तीसरा, आर्यभट्टीय के रचयिता कौन है? ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, बौधायन। तो आर्यभट्टीय के रचयिता कौन है? बहुत ईजी है, आर्यभट्ट। प्रश्न चौथा में देखिए, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत किस गणितज्ञ की रचना है? ठीक है, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत किस गणितज्ञ की रचना है? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, वराहमिहिर। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मगुप्त। ब्रह्म स्फुट नाम से ही स्पष्ट है। ठीक है, लीलावती का संबंध किससे है? प्रश्न 5 देखते हैं, लीलावती का संबंध किस गणितज्ञ से? भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, बौधायन। कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा भास्कराचार्य। लीलावती का संबंध किससे है? भास्कराचार्य। प्रश्न 6वां में देखते हैं, प्राचीन भारतीय गणितीय पद्धति में किस प्रकार के अधिगम पर विशेष बल दिया जा सकता है? प्रश्न 6वां, तो इसका पहला ऑप्शन केवल रटने पर, अनुभव, तर्क एवं अभ्यास पर, केवल लिखित परीक्षा पर, केवल पाठ्य पुस्तक पर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये अनुभव, तर्क एवं अभ्यास, ये तीनों चीजें होनी चाहिए। ठीक है, प्रश्न 7 देखते हैं, रचनावाद के अनुसार विद्यार्थी केवल शिक्षक से ज्ञान प्राप्त करता है, निष्क्रिय श्रोता होता है, अपने अनुभवों
एवं पूर्व ज्ञान के आधार पर ज्ञान प्राप्त करता है, केवल पाठ याद करता है। समझ गए होंगे आप इसका सही आंसर। तो प्रश्न 7 का सही आंसर होगा, ठीक समझे आप, ये अपने अनुभवों एवं पूर्व ज्ञान के आधार पर ज्ञान का निर्माण करता है। प्रश्न 8 देखते हैं। प्रश्न 8 कहता है, रचनावादी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? नियंत्रक, केवल व्याख्याता, सुविधा प्रदाता, मार्गदर्शक, परीक्षक मात्र। अब इतना थ्योरी देखने के बाद तो समझ ही गए होंगे क्या होता है वो। रचनावादी शिक्षक, रचनावादी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? सुविधा दाता यानी कि मार्गदर्शक। ठीक है। प्रश्न 9 देखते हैं। रचनावादी अधिगम में किसे विशेष महत्व दिया गया है? विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी, केवल गृह कार्य, केवल परीक्षा, केवल पाठ याद करना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा इसमें? विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी रचनावादी अधिगम में विशेष महत्व दिया गया है इसको। ठीक है। प्रश्न 10 को देखते हैं। रचनावादी कक्षा में विद्यार्थी की गलती को किस रूप में देखा जाता है? दंड का कारण, सीखने के अवसर के रूप में, असफलता के प्रमाण के रूप में, अनुशासनहीनता के रूप में। तो इन चारों ऑप्शन में सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सीखने के अवसर के रूप में। कोई भी गलती करता है तो वो सीखने का ही एक प्रकार से क्या है? अवसर है। प्रश्न 11 देखते हैं। रचनावादी आकलन में मुख्य रूप से किस पर बल दिया जाता है? केवल अंतिम उत्तर, केवल अंक, सीखने की प्रक्रिया एवं समझ, केवल लिखावट। तो इन चारों ऑप्शन में सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सीखने की प्रक्रिया एवं समझ। रचनावादी आकलन में मुख्य रूप से सीखने की प्रक्रिया एवं समझ पर बल दिया जाता है। ठीक है। प्रश्न 12 को देखिए। विद्यार्थी द्वारा स्वयं अपने कार्य का मूल्यांकन करना क्या कहलाता है? सहपाठी आकलन, आत्म मूल्यांकन, बाह्य मूल्यांकन, निदानात्मक। सही आंसर क्या हो जाएगा? आत्म मूल्यांकन। विद्यार्थी क्या कर रहा है? स्वयं का मूल्यांकन कर रहा है तो क्या कहलाएगा? आत्म मूल्यांकन कहलाएगा। प्रश्न 13 देखते हैं। इसमें कहता है कि एक विद्यार्थी द्वारा दूसरे विद्यार्थी के कार्य का मूल्यांकन करना क्या कहलाता है? आत्म मूल्यांकन, सहपाठी आकलन, शिक्षक आकलन, समेकित आकलन। तो प्रश्न 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सहपाठी आकलन। एक सहपाठी दूसरे सहपाठी का यानी कि एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी का मूल्यांकन करता है तो उसको सिंपल सा क्या कहते हैं? सहपाठी आकलन। प्रश्न 14 देखते हैं। विद्यार्थी के विभिन्न कार्यों एवं उपलब्धियों के व्यवस्थित संग्रह को क्या कहा जाता है? पोर्टफोलियो, प्रश्नावली, समय सारणी, उपस्थिति पत्रक। कार्यों के उपलब्धियों, जो भी कार्य कर रहा है और जो भी उसका उपलब्धि उसको संग्रहित करके रखते हैं तो उसको क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो। प्रश्न 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है। चलिए प्रश्न 15 को देखते हैं। अवधारणा ज्ञान मुख्यतः किससे संबंधित है? अवधारणा ज्ञान मुख्यतः किससे संबंधित है? केवल सूत्र याद करना, क्या और क्यों समझना, केवल गणना करना, केवल अभ्यास करना। तो प्रश्न 15 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या और क्यों को समझना। ठीक है, ये हो गया। प्रश्न 16 को देखते हैं। प्रश्न 16 में कहा गया है प्रक्रियात्मक ज्ञान मुख्यतः किससे संबंधित है? क्यों, कैसे करें, कब करें और कौन, है ना? तो इन चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कैसे करें। जब भी प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया वाली बात आएगी तो कैसे करें। ठीक है, सिंपल सा। अब देखते हैं प्रश्न 17। विद्यार्थी जानता है कि 1/2 बराबर 2/4 क्यों? यह किस प्रकार के ज्ञान का उदाहरण है? प्रक्रियात्मक ज्ञान, अवधारणा ज्ञान, तथ्यात्मक ज्ञान, अनुकरणात्मक ज्ञान। तो प्रश्न 17 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अवधारणा ज्ञान। ठीक है, बी अवधारणा ज्ञान आएगा। प्रश्न 18। विद्यार्थी किसी भिन्न को दूसरे भिन्न में बदलने की विधि जानता है। यह मुख्यतः किस प्रकार का ज्ञान है? अवधारणा ज्ञान, प्रक्रियात्मक ज्ञान, भावात्मक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान। तो प्रश्न 18 का सही ऑप्शन क्या होगा? प्रक्रियात्मक, क्योंकि उसको प्रोसेस पता है तो किसके अंतर्गत आएगा? प्रक्रियात्मक ज्ञान। प्रश्न 19 को देखते हैं। प्रश्न 19 में कहा गया है गणित में प्रभावी अधिगम के लिए केवल अवधारणा ज्ञान आवश्यक है, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान आवश्यक है, दोनों प्रकार के ज्ञान का संतुलन आवश्यक है, दोनों में से कोई आवश्यक नहीं। तो प्रश्न 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? दोनों प्रकार के ज्ञान का संतुलित ज्ञान हमको क्या है? आवश्यक है। प्रश्न 20 में देखते हैं। रचनावादी कक्षा में निम्न में से कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त है? केवल शिक्षक का व्याख्यान, केवल सूत्र लिखवाना, समस्या समाधान एवं समूह चर्चा, केवल पाठ याद करवाना। तो कौन सा हो जाएगा? प्रश्न 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, समस्या समाधान एवं चर्चा समूह। ठीक है। प्रश्न 21 को देखते हैं। विद्यार्थी को एक गणितीय समस्या के कई संभावित समाधान खोजने के लिए कहना किस दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है? पहला है रचनावादी दृष्टिकोण,
केवल रटने की पद्धति, निष्क्रिय अधिगम, दंडात्मक अधिगम। तो प्रश्न 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? रचनावादी दृष्टिकोण। अगर कोई बच्चा एक ही समस्या का अलग-अलग प्रकार से बहुत सारे सॉल्यूशन ढूँढ सकता है, तो क्या कहलाएगा? रचनावादी दृष्टिकोण कहलाता है। प्रश्न 22 देखते हैं। निदानात्मक आकलन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? केवल अंक देना, सीखने संबंधी कठिनाइयों को पहचानना, है ना? केवल रैंक बनाना, केवल परीक्षा समाप्त करना। तो निदानात्मक आकलन का प्रमुख सही आंसर क्या हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में? तो हमारा हो जाएगा सीखने संबंधी कठिनाइयों को क्या करना है? पहचानना है। जो भी सीखने में जो भी उसको कठिनाई आ रही है, तो उसको क्या करेगा? पहचानेगा। ठीक है? प्रश्न 23 में क्या कहा गया है देखिए, प्रोजेक्ट कार्य किस प्रकार के आकलन का अच्छा उदाहरण है? तो गतिविधि आधारित आकलन, केवल मौखिक परीक्षा, केवल वार्षिक परीक्षा, केवल स्मृति परीक्षण। तो प्रोजेक्ट कार्य किस प्रकार के आकलन का अच्छा उदाहरण है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, गतिविधि आधारित आकलन। ठीक है? प्रश्न 24 देखते हैं। यदि शिक्षक पूछता है, तुमने इस उत्तर तक पहुंचने के लिए कौन-सी विधि अपनाई? तो वह मुख्यतः किसका आकलन करता है? केवल अंतिम उत्तर, प्रक्रियात्मक समझ, केवल स्मृति, लिखावट। तो हमारा 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रक्रियात्मक समझ। जो प्रोसेस है, उसका प्रोसेस का जो अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ है, वो कितना विकसित हुआ है, उसको जानने के लिए यह प्रश्न पूछता है। ठीक है? प्रश्न 25 में देखते हैं क्या पूछता है। यदि शिक्षक पूछता है, तुम्हारे अनुसार यह नियम क्यों काम करता है? क्यों काम करता है? तो मुख्यतः किस ज्ञान का आकलन होगा? अवधारणा ज्ञान, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान, केवल स्मृति, केवल गति। तो 25 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अवधारणा का ज्ञान। क्यों काम करता है ये पूछता है, तो क्यों का संबंध किससे है? अवधारणा ज्ञान से होता है। प्रश्न 26 देखते हैं। रचनावादी आकलन में शिक्षक को किस बात पर अधिक ध्यान देना चाहिए? ठीक है? पहला है, विद्यार्थी ने केवल सही उत्तर दिया या नहीं? विद्यार्थी ने कैसे सोचा और समस्या को कैसे हल किया? विद्यार्थी ने कितने पृष्ठ लिखे? विद्यार्थी ने कितने तेजी से लिखा? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 26 का? विद्यार्थी ने कैसे सोचा और समस्या को कैसे हल किया? इस बात पर ध्यान देना चाहिए। प्रश्न 27 को देखते हैं। देखिए, प्रश्न 27 में कहा गया है, परीक्षा भारतीय गणितीय परंपरा से आधुनिक गणित शिक्षण में क्या विकसित किया जा सकता है? केवल रटने की क्षमता, मानसिक गणना एवं तर्क समस्या समाधान, केवल रटने की गति, केवल परीक्षा की तैयारी। तो 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा? मानसिक गणना, है ना? मौखिक जो कैलकुलेशन करते हैं, तर्क एवं समस्या समाधान, ये सही ऑप्शन बी होगा। प्रश्न 28 को देखते हैं। अवधारणा ज्ञान की तुलना में प्रक्रियात्मक ज्ञान का मुख्य संबंध किससे है? पहला है, नियम या विधि के प्रयोग से, केवल कारण समझने से, केवल परिभाषा से, केवल इतिहास से। प्रश्न 28 का सही आंसर ये होगा, नियम विधि का प्रयोग से। ठीक है? प्रश्न 29 को देखते हैं। रचनावादी दृष्टिकोण में पूर्व ज्ञान का क्या महत्व है? कोई महत्व नहीं। नए ज्ञान के निर्माण का आधार बन सकता है, केवल परीक्षा में उपयोगी, केवल गृह कार्य में उपयोगी। तो 29 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? नए ज्ञान के निर्माण का क्या बनता है? आधार बनता है। ठीक है? रचनावादी दृष्टिकोण। 30वां प्रश्न देखते हैं। गणित सीखने एवं आकलन के संदर्भ में सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है? केवल सही उत्तर ही महत्वपूर्ण है, केवल सूत्र याद करना पर्याप्त है, अवधारणा की समझ, प्रक्रियात्मक दक्षता एवं समस्या समाधान सभी महत्वपूर्ण हैं, गणित में केवल अभ्यास ही पर्याप्त है। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 30 का? अवधारणा की समझ, प्रक्रियात्मक दक्षता, समस्या समाधान, ये सारी चीज़ होना चाहिए, तभी गणित सीखने एवं आकलन के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि ये उपयुक्त कथन है। ये सारी चीज़ें इसमें क्या होनी चाहिए? शामिल होना चाहिए। चलिए, आज की वीडियो में आपका काफ़ी फुल कॉन्सेप्ट भी हो गया। आपका जितना भी टॉपिक था वो पूरा हो चुका है लगभग, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हमने देखे। अगर ये वीडियो से आपने कुछ सीखा या वीडियो आपको पसंद आया, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारे ऐसे वीडियोज़ आपको तुरंत मिलें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।